जन्मसिद्ध अधिकार है। 1890 के दशक तक कई भारतीयों ने कांग्रेस की राजनीतिक शैली पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता अधिक कट्टरपंथी उद्देश्यों और तरीकों की खोज करने लगे थे। उन्होंने प्रार्थना की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कार्यों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि लोगों को सरकार के अच्छे इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना होगा। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस समय बंगाल ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा प्रांत था और इसमें बिहार और उड़ीसा के कुछ हिस्से शामिल थे। अंग्रेज प्रशासनिक दृष्टि से सुविधाजनक कारणों से बंगाल को विभाजित करने का तर्क देते थे, लेकिन प्रशासनिक सुविधा का क्या मतलब है? यह किसकी सुविधा का प्रतिनिधित्व करता था? स्पष्ट रूप से यह ब्रिटिश अधिकारियों और व्यापारियों के हितों से निकटता से जुड़ा हुआ था। फिर भी प्रांत से गैर बंगाली क्षेत्रों को हटाने के बजाय सरकार ने पूर्वी बंगाल को अलग कर दिया और इसे असम में मिला दिया। शायद मुख्य ब्रिटिश उद्देश्य ये था कि बंगाली राजनेताओं का प्रभाव और बंगाली लोगों को विभाजित करना। बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया। कांग्रेस के सभी वर्गों, नरमपंथियों और कट्टरपंथियों, जैसा कि उन्हें कहा जा सकता है, ने इसका विरोध किया। बड़ी सार्वजनिक बैठकें और प्रदर्शन आयोजित किए गए और सामूहिक विरोध के नए तरीके विकसित किए गए। जो संघर्ष शुरू हुआ उसे स्वदेशी आंदोलन के रूप में जाना गया, जो बंगाल में सबसे मजबूत था। लेकिन इसकी गूंज अन्यत्र भी थी। उदाहरण के लिए डेल्टा आंध्र में इसे वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध करने की कोशिश की और स्व सहायता, स्वदेशी उद्यम और राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषाओं के उपयोग के विचारों को प्रोत्साहित किया। स्वराज के लड़ने के लिए कट्टरपंथियों ने बड़े पैमाने पर लामबंदी और ब्रिटिश निर्देशों और वस्तुओं के बहिष्कार की हिमायत की। कुछ व्यक्तियों ने यह भी सुझाव देना शुरू किया कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा आवश्यक होगी। हालांकि मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया और बंगाल के विभाजन का समर्थन किया। यह मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की इच्छा रखता था। यह मांग सरकार ने 1909 में मान ली थी। परिषदों में कुछ सीटें अब मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दी गईं, जिन्हें मुस्लिम मतदाता द्वारा चुना जाएगा। इसने राजनेताओं को अपने स्वयं के धार्मिक समूहों को लाभ पहुंचाकर अनुयायी इकट्ठा करने के लिए प्रलोभित किया। इस बीच में 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। नरमपंथी बहिष्कार के प्रयोग के विरोधी थे। उन्हें लगा कि इसमें बल प्रयोग शामिल है। विभाजन के बाद कांग्रेस पर नरमपंथियों का वर्चस्व हो गया और तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों समूह फिर से एक हो गए। अगले वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए और देश की प्रतिनिधि सरकार के लिए मिलकर काम करने का निर्णय लिया।